गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 27 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है उसमें प्रधानमंत्री जो है 2 दिन के लिए मालदीव्स में थे, है ना। और इनका जो है बेसिकली मालदीव्स का 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया उन्होंने। और मोदी जी ने कहा कि इंडिया और मालदीव्स की दोस्ती पुरानी है और मजबूत है। और प्रेसिडेंट म्यूइज़ू जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा हमें दूसरे देशों की मदद चाहिए होती है रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के लिए। और दोनों देश के नेताओं ने जो है बेसिकली मालदीव्स डिफेंस मिनिस्ट्री की नई बिल्डिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन किया। और इस दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुए। और डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इंडिया और मालदीव्स पार्टनरशिप फिर से स्ट्रांग बन रही है ना। और तो बेसिकली जो डिफरेंट टाइप का नज़रिया बदल रहा है मालदीव्स गवर्नमेंट का, उसमें बताते हैं कि 2023 में जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इंडिया आउट कैंप का नारा दिया था। अब वही म्यूज़िक जो है वो कह रहे हैं इंडिया सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है ना। और पॉलिटिकल ऑपोजिशन में भी जो है म्यूज़िक के इस नए स्टैंड का जो है वेलकम किया है। तो बैकग्राउंड क्या है, पिछले साल रिलेशंस थोड़े ख़राब हुए थे म्यूज़ी ने इंडिया आउट कैंपेन की वजह से जो है ना। और लेकिन अब मालदीव्स को समझ में आ रहा है कि इंडिया जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। और इकोनॉमिक प्रेशर भी मालदीव्स को इंडिया के करीब ला रहा है। और इंडिया की मैच्योर डिप्लोमेसी जो है ने पेशेंस दिखाया, ब्रॉड शोल्डर्स एंड थिक स्किन। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड रिलेशनशिप बन रहा है, जिसमें सॉवरेनिटी भी है और कोऑपरेशन भी है। और डिफेंस, डेवलपमेंट, डिप्लोमेसी सभी में नया जो है एरा शुरू हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे एक स्टडी दी हुई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की, क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट इन इंडिया बिटवीन 2012 टू 2022। तो इसमें बोलते हैं कि जो है टोटल जो केस एनालाइज किए गए 423 क्रिमिनल केसेस। और इसमें जर्नलिस्ट कितने इन्वॉल्व थे, 427 जर्नलिस्ट इन्वॉल्व थे। और इंसिडेंट्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन 624 था और 40% जर्नलिस्ट जो है वो अरेस्टेड हुए हैं। ठीक है, तो टॉप 3 रीजंस क्या बताते हैं जिसकी वजह से क्रिमिनल चार्जेस फेस किए। एक तो पहली बात, जो पब्लिक ऑफिशियल्स पे रिपोर्टिंग करना, ऐसे 147 केसेस थे। और रिलीजियस मैटर्स पे रिपोर्टिंग करना, और कोई प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर रिपोर्ट करना, इन सब मैटर्स पे उनको गिरफ़्तार किया गया। नोटेबली जो है 100 से ज़्यादा इंसिडेंट्स वो जो है ये इस पे बेस्ड नहीं थे कि उन्होंने जो है क्या रिपोर्ट किया, बल्कि कैसे उन्होंने बिहेव किया रिपोर्टिंग के टाइम पे, उस पर ये सारे इंसिडेंट्स अरेस्ट हुई हैं। और जर्नलिस्ट जो कि स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, लोकल पब्लिकेशन और जो हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में लिखते हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। और ये लैक ऑफ जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है इन केसेस पे, वो ज़्यादा कंसर्न का प्रॉब्लम है। तो वही बोलते हैं वाइस चांसलर एनएलयू के कि ये सीरियस ट्रेंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न उठाता है। और जर्नलिस्ट पे जो है क्रिमिनल लॉ का मिस यूज़ हो रहा है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का बेस है ना। तो पैटर्न जो है क्रिमिनलाइज करने का जर्नलिज्म को रेड फ्लैग है डेमोक्रेसी के लिए। और इसे बैलेंस करना होगा बेसिकली प्रेस फ्रीडम को प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बट मिस यूज़ ऑफ क्रिमिनल लॉ जो है दैट मस्ट बी एड्रेस्ड। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, 5 ट्राइबल सेटलमेंट्स इन मन्नार, एक्सेस टू प्रॉपर रोड रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम। तो एक बेसिकली केरला के मन्नार का जो वलसा पेट्टी कुड्डी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक मुथुवम ट्राइबल वुमेन जो है एमजी नरेगा साइड जाते वक्त गंभीर चोट का शिकार हो गई। और वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई क्योंकि वहाँ सही रोड नहीं थी, है ना। और 50 से ज़्यादा लोगों ने बैम्बू स्ट्रेचर्स पर जो है 6 किलोमीटर तक जो है ख़तरनाक रास्ते से उठाकर वहाँ के हॉस्पिटल पास में पहुँचाया। ये सब मानसून के दौरान हुआ जब 330 जो है ट्राइबल फैमिलीज़ बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी हैं। और 130 किलोमीटर का जो है चक्कर लगा कर लोगों को जाना पड़ता है वाया मन्नार मरायूर रूट। और बच्चों को सिर्फ स्कूल जाने के लिए 5 साल की जो है उम्र में हॉस्टल भेजना पड़ता है ना। तो इसमें बिगर पिक्चर यही दिखती है कि ये सिर्फ एक महिला का कहानी नहीं है, बल्कि पूरे ट्राइबल कम्युनिटी का सिस्टमिक नेग्लेक्ट का इशू है। बेसिक राइट जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोड उन तक नहीं पहुंच रहे।
और मानसून और रिमोट ज्योग्राफी ने उन्हें जो है ज़्यादा वल्नरेबल बना दिया है ना। और जब तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और जो है फॉरेन अथॉरिटीज़ जो है वो मिलकर इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं बनाते, ऐसा जो है नेगलेक्ट जो है वो चलता रहेगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ऑपरेशन सिंदूर स्टर्न मैसेज टू पाक आर्मी चीफ। तो बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग रिप्लाई था, है ना, टू द जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ रिसेंटली। और इस बार सिर्फ शोक नहीं बल्कि डिसाइसिव एक्शन भी लिया गया। और ऑपरेशन के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर जो 9 हाई वैल्यू टेरर टारगेट्स है उनको एलिमिनेट किया गया। और इंडिया में ज़ीरो कोलेटरल डैमेज हुआ, है ना, यानी किसी सिविलियन या प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो उन्होंने बोला कि जो है जो भी भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, है ना। और कारगिल दिवस, विजय दिवस 2024 शौर्य का सम्मान भी मनाया गया। तो कारगिल विजय दिवस हर साल जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। और 1999 में जो है ऑपरेशन विजय के थ्रू जो है इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी इंट्रूडर्स को पीछे ढकेल दिया और 3 महीने तक जो है भारी बर्फ़ और पहाड़ों में लड़ाई हुई और 500 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स वो शहीद हुए, है ना। तो वही ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत अब तक सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, प्रोएक्टिव एक्शन भी लेता है। और कारगिल विजय दिवस हर भारतीय को याद दिलाता है कि देश की रक्षा में कोई और भी कुर्बानी छोटी नहीं होती, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज़ राइजिंग स्टेचर विल लीड टू सिक्योरिटी चैलेंजेस इन फ्यूचर। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस 2025 में जो है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या बोला कि भारत की बढ़ती हुई विश्व में जो है ग्लोबल स्टैंडिंग के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस वो भी बढ़ेंगे और नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए जो है वो क्रूशियल रहेंगे, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन दी गई कुछ कि सिक्योरिटी, अलर्टनेस और कोऑर्डिनेशन, ये न्यू नेशनल सिक्योरिटी जो है वो मोटो होगा, ठीक है। और होमोजेनस टीम बनाएं जिसमें सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज एक साथ काम करें। यंग पुलिस ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करें ब्रेन स्टॉर्मिंग और सोल्यूशन डिज़ाइन करने के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बोला कि जो है इंटरनल सिक्योरिटी एक डायनेमिक है इंडिया में, क्योंकि वॉलेटाइल जोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल नेबरहुड है अपना, है ना। और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है लॉ एनफोर्समेंट जो बॉडीज़ हैं उसमें। और बोला कि जो है नारकोटिक्स और ड्रग कार्टल्स के बारे में क्या बोला कि बड़े ड्रग कार्टल्स पर क्रैकडाउन जो है ज़रूरी है। और एक्स्ट्राडिशन जो नार्को ऑफेंडर्स हैं वो उनको एक्टिवली परस्यू करना चाहिए उनका। और पुलिस स्टेशन को बनाया गया है इंटेलिजेंस कलेक्शन का मेन सेंटर। और नेक्स्ट 3 साल में पुलिस का जो टॉप प्रायोरिटी रहेगा वो एंटी नारकोटिक्स ड्राइव रहेगा। लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, सिक्योरिटी के साथ साथ उनका डेवलपमेंट भी ज़रूरी है ना। और 300 से ज़्यादा सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स का ग्रास रूट तक इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना होगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो यही सब उन्होंने वहाँ पे स्पीच में बोला। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, रिजेक्शन ऑफ वाइडली हेल्ड डॉक्यूमेंट्स इन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन कंसिस्टेंट आर्बिट्रेरी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो एडीआर ने बेसिकली इलेक्शन कमीशन का जो ये एसआईआर का डिसीज़न है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसमें बिहार की वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, उसको पेटेंटली एब्सर्ड कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आधार कार्ड, वोटर आईडी और जो राशन कार्ड है उसको कंसिडर किया जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है बाकी 11 डॉक्यूमेंट का जो बेस है जो इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया है। तो अब यहाँ पे एडीआर के की पॉइंट्स क्या हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स अप्रूव किए हैं वो भी फॉर्जरी प्रोन है, ठीक है। और रेजिडेंस और जो कास्ट सर्टिफिकेट भी फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बन सकते हैं। और बोला कि जो है जितने आधार कार्ड इशू हुए हैं वो बेसिकली 13.89 करोड़ रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू हुए हैं जो 2011 से 25 के बीच में, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन से भी जो है ज़्यादा बताते हैं, ठीक है। और तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं तो राशन कार्ड क्यों जो है रिजेक्ट किया जा रहा है ना। और जो आधार है वो बेसिकली आधार से हम बनाते हैं अपना परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो आधार को रिजेक्ट करना जो है वो इलॉजिकल है, ऐसा बोलते हैं। और स्पेशली जब वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डॉक्यूमेंट है। तो इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है कि जो है बिहार के लोगों के पास 11 डॉक्यूमेंट में से कोई ना कोई है।
पॉलिटिकल पार्टीज़ भी SIR को सपोर्ट करती हैं, ऐसा उन्होंने बोला। फिर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने कहा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने SIR को डी नोवो एक्सरसाइज नहीं माना था और कंसर्न थे कि फेक वोटर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, जेन्युइन ऑपोजिशन वोट्स डिलीट होने का डर है उनको, और पोलिंग क्लोज होने के बाद जो है वोट कास्ट होने का भी डर है। तो इलेक्शन कमीशन अपने एफिडेविट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को ज़रूरी जस्टिफाई नहीं कर पाया है और वोटर टाइम क्राइसिस बिफोर बिहार इलेक्शन क्या है कि ADR ने वार्न किया कि लोगों के नाम अगर ड्राफ्ट रोल से हटा दिए गए तो उनके पास अपील करना या सिटीज़नशिप प्रूव करने और वापस रजिस्टर होने का वक्त नहीं होगा और ये बिहार असेंबली के लिए इलेक्शन के लिए एक रिस्क है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे 17 MPs ऑनर्ड विद संसद रत्न अवार्ड। तो बेसिकली संसद रत्न अवार्ड 2025 अनाउंस किए गए है ना, जिसमें 17 लोकसभा MPs को और 4 स्पेशल जूरी अवार्ड्स जो है दिए गए 4 लोकसभा टर्म्स के लिए। इसका एम क्या होता है? एम ये होता है रिकॉग्नाइज करना आउटस्टैंडिंग जो MPs हैं उनकी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस के लिए, है ना। और ये देता कौन है? बेसिकली सिविल सोसाइटीज़ इनिशिएटिव का जो है लॉन्च किया था उसने, और ये कोई गवर्नमेंट अवार्ड नहीं है। तो किसको किसको दिया जाता है कि जैसे जो MPs डिबेट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछते हैं, प्राइवेट मेंबर जो है बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, कमिटीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, या अवार्ड MPs को मोटिवेट करता है वो अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर सकें, है ना, टू एनकरेज अकाउंटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी। और एक नॉन पॉलिटिकल इनिशिएटिव है जिसका मकसद पार्लियामेंट को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल और रिजल्ट ओरिएंटेड जो है बनने की तरफ मोटिवेट करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स इन असम डिसरिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड सेज NLSIU रिपोर्ट। तो जो असम की फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो काम कर रही हैं उन्होंने 2025 तक जो है 1.66 लाख लोगों को जो है फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और इसमें 85,000 से ज़्यादा केसेस अभी भी पेंडिंग हैं और बिना स्ट्रॉन्ग लीगल बेस के काम हो रहा है। ऐसा बोलते हैं कि फॉरेन ट्राइब्यूनल्स रूल ऑफ लॉ जो है फॉलो नहीं करते, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस जो है काफ़ी होता है गवर्नमेंट का, और जजेस या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स प्रॉपरली ट्रेन नहीं होते, है ना, और उनका लीगल क्वालिफिकेशन भी नहीं होता है, ठीक है, और मतलब लीगल क्वालिफिकेशन काफ़ी लो होता है। प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने की आदत है कि रिपोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल रिवॉर्ड्स को बिना वजह रिजेक्ट किया गया, ओरल एविडेंस को भी इग्नोर किया गया, और इससे लोग अपना इंडियन सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाते इससे, चाहे उनके पास सबूत हो। तो और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के बारे में बोलते हैं कि ये सिस्टम इंटरनेशनल और जो इंडियन लॉ हैं दोनों का बेसिकली वायलेशन है और लोगों को इफ़ेक्टिव लीगल रेमेडी जो है वो नहीं मिलती, और आखिर में जो है लोग स्टेटलेस बन जाते हैं, किसी भी कंट्री के नागरिक नहीं बचते। तो सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है, ऐसा बोलते हैं। इंडिया को अर्जेंटली अपना जो सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन सिस्टम है उसको रीथिंक करना चाहिए और इंडिपेंडेंट, लीगली ट्रेंड और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड बॉडीज़ होनी चाहिए, है ना, ताकि जो है ऐसे सेंसिटिव केसेस का जो है वो डिसीज़न ले सकें, है ना। और इसका इम्प्लीकेशन बोलते हैं कि अगर NRC को जो है नेशनल लेवल तक इम्प्लीमेंट किया गया तो लाखों लोगों को गलत तरीके से सिटीज़नशिप से जो है निकल सकते हैं और इंडिया में मास स्केल जो है स्टेटलेसनेस का क्राइसिस जो है वो खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ एक स्टडी के बारे में है कि ये स्टडी इंडिया में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के लिए जो है ट्रीटमेंट का एक नया और इफ़ेक्टिव तरीका रिकमेंड करती है जो साउथ एशियन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है और जहाँ अब तक वेस्टर्न गाइडलाइंस जो है अभी तक यूज़ हो रही थी, है ना। और तो क्या पता चला, 3 कॉमनली जो डुअल ड्रग कॉम्बिनेशन टेस्ट किया गया, है ना, जिसमें कई सारी मेडिसिन थी। ये सारे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, एम्लोडाइपिन विद पेरिडोपेरिल विद इंडापेमाइड एंड थर्ड कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है ना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है इक्वल BP रिडक्शन उन्होंने दिया, है ना, और सिमिलर सक्सेस जो रेट है वो भी BP कंट्रोल पे रहा। टॉलरेबिलिटी भी अच्छी रही, है ना, 6 मंथ ट्रायल पे। साइड इफ़ेक्ट जो है वो मोस्टली माइल्ड थे और नॉट स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट, जैसे कि कफ, फूड स्वेलिंग और लो पोटेशियम, ठीक है। और तो क्या रिकमेंड किया गया कि स्टार्ट करो ट्रीटमेंट विद अ सिंगल पिल
containing half doses of true drugs rather than एक सिंगल ड्रग, है ना। तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ 20% जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं उनको अर्बन एरियाज़ में ट्रीटमेंट तो बीपी सेफ लेवल पे आ जाता है उसकी वजह से, लेकिन रूरल जो एरियाज़ है उसमें अभी भी जो है वो कमी है। और डॉक्टर्स और पेशेंट जो है डोंट प्रेफर मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशंस इनिशियली, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस या फियर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, हाइपरटेंशन जो है वो एक मेजर साइलेंट किलर है इंडिया में, और जो कि हार्ट डिजीज़ से लिंक्ड है, स्ट्रोक और किडनी फेलियर से। और इंडियन पेशेंट्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंटली ड्रग्स पे क्योंकि उनका जेनेटिक्स, डाइट और एनवायरनमेंट अलग है ना, इसलिए इंडिया में स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो है वो ज़रूरी हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाई कोर्ट सेट्स 3 months डेडलाइन फॉर सेटिंग सैम्पल स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया में अब तक कोई क्लियर नेशनल लेवल रूल्स नहीं है जो कि बताएं कि मेडिकल सैंपल्स जो होते हैं जैसे ब्लड, यूरिन और स्वैब्स के, उनको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे स्टोर करना है और कैसे ट्रांसपोर्ट किया करना है ना। इस वजह से जो प्राइवेट लैब्स हैं और होम कलेक्शन सर्विसेज में कई बार सैंपल्स गलत तरीके से हैंडल होते हैं, और ये टेस्ट रिज़ल्ट को इनएक्यूरेट भी जो है वो बना सकता है, जैसे गलत डायग्नोसिस और डेंजरस ट्रीटमेंट डिसीजन तक ले जाता है ना। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि विदिन 3 months जो है मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो नोटिफाई करें, स्पेशली सैम्पल कलेक्शन ऑफ जो पेशेंट्स जो होम से किए जाते हैं, है ना, होम डिलीवरी, होम पर आके जो सर्विस देते हैं, और स्टोर करना कैसे है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ये स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से अप्रूव हो चुके हैं, बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाकी है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि हीट एक्सपोजर डिले हो रहा था ट्रांसपोर्ट में, तो सैंपल जो है वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, और गलत टेस्ट रिजल्ट भी आ जाते हैं गलत ट्रीटमेंट की वजह से। पेशेंट्स को लगता है कि रिजल्ट रिलायबल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वो स्पेसिफिक साइंटिफिक एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रही है ना। गलत रिजल्ट सिर्फ अनएथिकल नहीं, डेंजरस भी है। तो इससे ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट इम्पैक्ट क्या होगा कि ज़्यादा एक्यूरेट जो है टेस्ट हो पाएंगे, पेशेंट्स की सेफ्टी वो इम्प्रूव होगी, और होम सैंपल कलेक्शन सर्विसेज पर रेगुलेशन आएगा, बायोलॉजिकल वेस्ट का सेफ हैंडलिंग इंश्योर हो पाएगा, और जो मेडिकल नेग्लिजेंस है या और जो ट्रीटमेंट एरर है उसके केसेस जो है वो कम होंगे। जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल है, व्हाट मेक्स नासा इसरो निसार सैटेलाइट स्पेशल। तो क्या है ये निसार सैटेलाइट, ये बेसिकली नासा और इसरो का जॉइंट सिंथेटिक अपर्चर रडार है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है बेसिकली, ठीक है। तो ये नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है जो श्रीहरिकोटा से GSLV Mk3 रॉकेट के ज़रिए लॉन्च किया गया था। इसका प्राइमरी जो एम है वो अर्थ की सरफेस पर होने वाले जो भी चेंजेस हैं उनको हाई रेजोल्यूशन में देखना उससे, है ना, जैसे कि कोई अर्थक्वेक है या वॉल्केनो है या लैंडस्लाइड है, फ्लड्स, आइस मेल्टिंग, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट, इन सब में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उनको मॉनिटर करना, हाई रेजोल्यूशन में देखना। तो इसकी ज़रूरत क्यों है, अर्थ लगातार जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो एक्यूरेट और जो टाइमली सैटेलाइट डेटा है से जो है साइंटिस्ट और गवर्नमेंट अर्ली वार्निंग, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स और प्लानिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो निसार जो है वो दुनिया का पहला सैटेलाइट होगा जिसमें डुअल बैंड रडार यूज़ हुआ है, डुअल बैंड रडार, ठीक है, यानी L बैंड और S बैंड यूज़ किया गया है, जिससे जो क्लाउड्स, स्मोक और जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर भी जो है चेंजेस डिटेक्ट किए जा सकते हैं डे एंड नाइट हर वेदर में, ठीक है। तो ये स्पेशलिटी है। और तो ये 747 किलोमीटर्स की हाइट पर पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो है वो घूमेगा, और सिंथेटिक अपर्चर रडार जो की टेक्निक से उसके अंदर रडार सिग्नल सरफेस से बाउंस होते हैं, और उनकी जो टाइमिंग और फेस चेंज को मेज़र किया जाता है। तो L बैंड से क्या होता है, डीप पेनिट्रेशन होता है वेजिटेशन और सॉइल के अंदर, तो ग्राउंड में कोई डिफॉर्मेशन डिटेक्ट करता है ये बेसिकली। और जो S बैंड है सरफेस लेवल पे जो है जैसे क्रॉप्स और वाटर को मॉनिटर करता है ना। इससे फ़ायदा क्या है, जो एनुअल मैप्स हैं बायोमास के और क्वार्टरली मैप्स हैं क्रॉप लैंड के, या रियल टाइम जो है फ्लड या डैमेज मैप्स
ये बेसिकली 5 घंटे के अंदर जो है वो रेडी किया जा सकते हैं विद इन 5 आवर्स, ठीक है। और इसरो का कंट्रीब्यूशन कैसा कैसा हुआ, इसमें बेसिकली इसरो ने एस बैंड दिया है ना, और नासा ने एल बैंड, ठीक है। और मिशन का डेटा फ्री और ओपन होगा, सभी रिसर्चर्स और एजेंसीज यूज़ कर सकते हैं। और डेटा ग्राउंड स्टेशन जैसे कि नासा के अलास्का, नॉर्वे, चिले, इसरो का अंटार्कटिका, शाद नगर से रिसीव किया जाएगा। और तो मिशन की लाइफ कितनी रहेगी, मिशन की लाइफ लगभग 3 साल रहेगी, है ना। फोकस करेगा बेसिकली कहाँ पे है, सॉलिड अर्थ पे, इकोसिस्टम्स पे, है ना, इन आइस डायनेमिक्स पे, और जो ओशियंस हैं, डिज़ास्टर मॉनिटरिंग है, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जैसे डैम्स हो गया, लेवीज हो गए, इन सब पे। तो यही पूरा इसमें दिया हुआ है ना। जो नेक्स्ट यहाँ पे है बेसिकली हाउ डज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी वर्क। तो उड़ीसा के बालासोर में एक कॉलेज स्टूडेंट्स के जो है सेल्फ इमुलेशन ने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं, है ना। स्टूडेंट ने अपने एचओडी पर जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया, लेकिन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने उसकी जो है कंप्लेंट को वैलिडेट नहीं किया, है ना। तो क्या है ये आईसीसी का जो है कानून। तो 1997 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस के ज़रिए जो है वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट से निपटने के लिए आईसीसी गाइडलाइंस जो है वो बनाया दिया था। और बेसिकली बाद में 2013 में निर्भया केस के बाद जो है वो पॉश एक्ट, है ना, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस आया, जिसमें कि आईसीसी बनाना हर जो है जिसमें भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है काम कर रहे हैं वर्क प्लेस के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। और इनफॉर्मल सेक्टर्स की वुमेंस के लिए जो है वो लोकल कम्युनिटी का प्रोविज़न दिया गया। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की पावर क्या है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो है एक सीनियर लेवल पर काम करने वाली वुमेन होती है, ठीक है। और कमेटी में एनजीओ या जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्सपर्ट्स भी जो है होने चाहिए। और विक्टिम जो है 3 महीने के अंदर जो है विद इन 3 मंथ्स रिटर्न कंप्लेंट जो है वो दे सकती है। और आईसीसी को बेसिकली 90 डेज़ के अंदर जो है इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। और आईसीसी सिविल कोर्ट जैसी पावर रखती है, अगर कंप्लेंट सही पाई जाए तो एक्शन रिकमेंड कर सकती है, ठीक है। तो एक्शन रिकमेंड कर सकती है आईसीसी। और इम्प्लीमेंटेशन का हाल इसका बताते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का कैसा है कि पॉश एक्ट के जो है 10 साल हो गए हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में कहा कि इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सॉरी स्टेट में है। गाइडलाइंस तो हैं पर मॉनिटरिंग और जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी कमी है। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये लॉ आता है, लेकिन लेबर और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का भी रोल है, लेकिन कोऑर्डिनेशन और डेटा एनालिसिस जो है वो बहुत ही कम है मिनिस्ट्रीज़ के बीच में भी, है ना। तो एक वुमेन राइट एडवोकेट कहती हैं कि बालासोर के केस दिखाता है कि अगर आईसीसी सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ तक सीमित हो, ट्रेनिंग ना हो, पावर इम्बैलेंस हो और कॉन्फिडेंशियलिटी ना हो, तो सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, व्हाट डज द न्यू यूके इंडिया ट्रेड डील एंटेल। तो इंडिया और यूके ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच ट्रेड को बूस्ट करना है ना। और ये डील 2022 से शुरू हुई थी, अब 3 साल बाद कंक्लूड हुई है। तो यूके ने जो है अपने 99% प्रोडक्ट्स लाइन पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी वो हटा दी है ना, जिसमें इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल, फुटवियर, सी फूड, मैंगोज़, ग्रेप्स, अब जो है वो ड्यूटी फ्री जो है यूके जा सकेंगे, है ना, उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। और जो यूके की जो विस्की है और लग्जरी कार्स हैं, अब इंडिया में भी वो सस्ती हो जाएंगी, तो इंडिया में भी कम ड्यूटी लगेगी उन पर। सर्विस सेक्टर में क्या मिला है, सर्विस सेक्टर में बेसिकली इंडिया ने अपने अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स जो है यूके फर्म्स के लिए खोल दिए हैं, है ना। और यूके से इंडिया अब आराम से आ सकते हैं, बिना यहाँ बेस इस्टेब्लिश किए ये फर्म जो है अभी सर्विसेज दे सकेंगे, है ना। तो बेस की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया के आईटी और कंसल्टेंसी जो कंपनीज़ हैं यूके में ऑफिस या ब्रांच खोल सकती हैं। और वर्कर्स को क्या बेनिफिट है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। यूके में शॉर्ट टर्म जो है काम करने वाले जो 75,000 से ज़्यादा इंडियन वर्कर्स सिर्फ इंडिया के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में कंट्रीब्यूशन देना होगा। पहले क्या दोनों जगह देना पड़ता था, 1 साल का पीरियड वेट करके, और अभी से 3 साल कर दिया गया है ना। तो एक ही जगह एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रीब्यूशन देना होगा, यूके का भी जो है देकर डबल बर्डन नहीं देना पड़ेगा उनको।
पहले ऑटो सेक्टर में नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। पहली बार किसी डील में इंडिया ने इम्पोर्टेड जो है लग्जरी कार्स पर ड्यूटी कट किया है और लार्ज इंजन पेट्रोल कार्स पर जो है 110% से जो है 10% तक लाई गई है कोटा बेस पे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे अभी कोई कंसेशन नहीं दिया गया है और यूके फर्म अब जो है इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगी, है ना। तो यूके की फर्म्स अब यहाँ के टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगी। और कब से लागू होगा? डील्स अभी साइन हुई हैं लेकिन रेटिफिकेशन बाकी है और दोनों देशों की कैबिनेट इसे अप्रूव करेंगी, जिसमें 6 महीने से 1 साल लग सकता है। तो ये डील सिर्फ जो है यूके तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्यूचर डील्स जैसे कि यूएस और यूरोपियन यूनियन के लिए भी टेम्पलेट जो है वो बन सकती हैं, ऐसा बोला जा रहा है इस आर्टिकल में। जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली ऑल्टर मैग्नेट्स चार्ज कैरियर चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ऑल्टर मैग्नेट क्या होता है? ऑल्टर मैग्नेट एक नया टाइप का जो है मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो दिखने में नॉन मैग्नेटिक लगता है, लेकिन जो है उसके एटम्स के अंदर छोटी छोटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एक ख़ास पैटर्न में अरेंज होती हैं, है ना। इस पैटर्न की वजह से ओवरऑल मैग्नेटिज्म ज़ीरो होता है, मतलब ये किसी चुंबक की तरह चिपकता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के हिसाब से अलग अलग बिहेवियर दिखाता है। तो अब यहाँ पे स्टडी क्या हुई है, कोलकाता के साइंटिस्ट ने एक ख़ास मटेरियल क्रोमियम एंटीमनी, ठीक है, जिसका एलिमेंट नाम ऐसे है CRSB, ये डिस्कवर किया है जो इलेक्ट्रिसिटी को 2 अलग अलग तरीके से कंडक्ट करता है, ठीक है। एक ही मटेरियल में दोनों टाइप के कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है, ये काम करते हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को डायरेक्शन डिपेंडेंट कंडक्शन पोलैरिटी कहते हैं। मतलब एक डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दूसरी डायरेक्शन में पॉजिटिव होल्स से, ठीक है। तो ये काफ़ी रेयर क्वालिटी है ना। और आमतौर पर सर्किट्स के लिए 2 अलग मटेरियल्स चाहिए होते हैं, N टाइप और जो P टाइप है ना। लेकिन जो है ये क्रोमियम जो एंटीमनी है ये काम अकेला ही कर लेता है। तो ये मटेरियल जो है सस्ता और स्टेबल और आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये फर्स्ट ऑल्टर मैग्नेट भी है जिसमें जो है ये देखा गया है। इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ से फ्यूचर के इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस और स्पिनट्रॉनिक्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो है वो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, इसमें बताया गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में वर्क इन फेवर ऑफ पेटेंट वर्कर्स। तो इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे मेडिसिन की जो है उपलब्धता पर जो है को लेकर चिंताएं पैदा कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डील जो है कि कुछ पेटेंट रिलेटेड क्लॉज जेनरिक दवाइयों की प्रोडक्शन में देर कर सकते हैं, जो गरीब देशों और भारत जो इंडिया के पेशेंट्स के लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है। वॉलंटरीली लाइसेंसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देना और जो है कंपलसरी लाइसेंस की मॉनिटरिंग में ढीलापन जो पेटेंट होल्डर्स को दवाइयों की हाई प्राइसिंग छुपाने का मौका देगा और साल भर में एक बार पेटेंट वर्किंग रिपोर्ट देने की जगह अब 3 साल में देनी होगी, जो ट्रांसपेरेंसी को वो कम करेगा, है ना। वहीं कुछ इंडस्ट्रियल वॉइसेस जैसे कि भाविन मेहता और संजय मारीवाल इस FTA को एक बड़ा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी और रेगुलेटरी बैरियर रिडक्शन का चांस मानते हैं। कह रहे हैं कि इससे इंडियन फार्मा की जो है यूके में पहुंच और बढ़ेगी, है ना। और बेसिकली 3 मुद्दे हैं। एक तो टिल्ट है पेटेंट होल्डर्स की तरफ, है ना। जो FTA है वो फेवर करता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, उनका पेटेंट प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाता है। तो इससे जो जेनेरिक मेडिसिन का जो ड्रग प्रोडक्शन है उसमें डिले हो सकता है ना। और कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में एक की है, कंपलसरी लाइसेंसिंग को जो है ये अंडरमाइन करता है। प्रेफरेंस वॉलंटरी लाइसेंस को दी जा रही है जो कि पेटेंट होल्डर्स कंट्रोल करते हैं। तो वॉलंटरी लाइसेंस जो है बहुत जो है स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ जो है वो आते हैं, है ना, और इंश्योर नहीं करते हैं सिग्निफिकेंस प्राइस कट्स, जैसे कि कंपलसरी लाइसेंस इशू की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। और ट्रांसपेरेंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी कैसे रिड्यूस हो जाएगी? पहले पेटेंट होल्डर्स उनको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होता था कैसे वो जो है यूज़ कर रहे हैं पेटेंट्स को इंडिया में, लेकिन FTA अलाउ करता है कि इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ 1 साल में वंस इन 3 ईयर सबमिट करना है और जो डेटा है वो केप्ट कॉन्फिडेंशियल रखना है ना। और जो कि पब्लिक ओवरसाइट जिस पे रिड्यूस होगा। तो ये सारे कंसर्न्स इसमें हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली टैरिफ रिस्क एंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट कॉल फॉर सप्लाई चेन रीसेट।
तो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और जो टैरिफ वॉर्स हैं उनकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन और डिस्टर्ब हो रही हैं। कंपनीज़ अब जो है अपने सोर्सिंग और जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और यहाँ इंडिया एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है, ऐसा बोलते हैं। और यूएस चाइना ट्रेड वॉर अब जो है थोड़ा सा कम पड़ने लगा है, उसके साइंस हैं, लेकिन इंस्टेबिलिटी अभी भी है, इसलिए सप्लाई चेन रीसेट की ज़रूरत है जिसमें इंडिया को लॉन्ग टर्म फ़ायदा मिल सके। तो वहीं यहाँ पे एक कंपनी के जो है वो बोलते हैं कि जो है अपने नए शिपमेंट हब्स और ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स जो है अपने कंपनी में जो है इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं कि कोई भी ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो तो उसको अडाप्ट किया जा सके। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है एट रिस्क एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ईट अप कोडिंग जॉब्स। तो इंडिया की टेक कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट स्ट्रैटेजी वो है अपना रहे हैं। मतलब अब काम ह्यूमन प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मिल के करेंगे, है ना। और इसका मतलब है कि जो बेसिक कोडिंग, टेस्टिंग और रिपीटेटिव काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा, जिससे कई सारे जूनियर डेवलपर्स की ज़रूरत कम हो जाएगी। और इन्फोसिस और विप्रो ने ऑलरेडी जो है 2200 से 200 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स जो है डिप्लॉय कर दिए हैं कुछ रोल्स में, है ना। और एक सेकेंड, तो इस चेंज को जो है इस चेंज के चलते जो कंपनीज़ जो है काम जो है जूनियर डेवलपर्स कम जूनियर डेवलपर्स जो है वो हायर कर रही हैं और छोटी टीम्स बना रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल अब जो है बग फिक्स कर लेता है, HTML और जो CSS डिज़ाइन है ना, उन टास्क को आसानी से कर लेता है। पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो क्रिएटिव कोडिंग है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन सॉल्विंग है और एथिकल डिसीजन मेकिंग है, अभी भी जो है ह्यूमन्स का डोमेन है। और डेवलपर्स का रोल जो है एक AI कोलैबोरेटर जैसा बनेगा, है ना, जो स्ट्रैटेजिक और इंटेलिजेंस टास्क संभालेगा, ऐसा बोलते हैं। ह्यूमंस का रोल कितना रह जाएगा, ऐसा बोलते हैं कि जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलैबोरेटर जैसा बन जाएगा, जो स्ट्रैटेजिक और इंटेलिजेंट टास्क को संभाल सकता है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, एटलीस्ट 25 किल्ड इन इजराइल अटैक्स इन गाज़ा सम वाइल सीकिंग फूड। तो गाज़ा में जैसे हमें पता है कि हालात और भी ख़राब होते जा रहे हैं। इजराइल के एयर स्ट्राइक्स और गोलीबारी में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई लोग जो है वो क्रॉसिंग पर एड लेने जा रहे थे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से। तो उनमें खाना ले जाते टाइम फोर्सेस जो है उन पर फायर कर दे रहे हैं। तो सीज़फायर टॉक्स जो है इजराइल और हमास के बीच वो रुकी हुई हैं। अमेरिका और इजराइल ने अपने नेगोशिएटिंग टीम वापस बुला लिए हैं, जिससे बातचीत का फ्यूचर अनसर्टेन हो गया है। और इजराइल के जो PM है उन्होंने कहा है कि वो अल्टरनेटिव ऑप्शन देख रहे हैं। गाज़ा में बेसिकली भुखमरी का खतरा जो है बढ़ गया है, स्टारवेशन हो रहा है काफ़ी, जिसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बोला जा रहा है। और UN के मुताबिक लोग माल न्यूट्रिशन से जो है वो मर रहे हैं, जबकि इजराइल में का कहना है कि एड पर कोई रोक नहीं है। लेकिन UN जो है उसका कहना है कि इजरायली मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस और लूट की वजह से रिलीफ पहुंचाने में दिक्कत हो रही है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल में देखा, है ना। और तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही रोज़ डेली डिस्कशन कर सकें द हिंदू का। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।